पॉइंट वाइज पिन पॉइंट जो है वो मैं इसमें लिख लिया करता था कि क्या क्या होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं बार बार इसका रिवीजन करता था। तो सेंटेंस फॉर्मेशन मैं खुद से करता था, लेकिन कंटेंट जो है वो मुझे इसमें। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ पृथ्वी जी परमार है, जिनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS में 56 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सर किस प्रकार नोट्स बनाते थे और सर का क्या टाइम टेबल था, सर की स्ट्रेटजी क्या थी और सर किन किन बुक लिस्ट को फॉलो करते थे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय कब है। और अगर आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आपके ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, सबसे पहले आप आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है और RAS 2018 का जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें मुझे ओवरऑल 56 रैंक प्राप्त हुई है। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है और 10th तक की एजुकेशन है वो भीनमाल जालोर डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उसके बाद में मैंने 11th-12th कोटा से पास की थी और मैंने IIT की प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech किया है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु से। उसके बाद मैंने मेरे पास में कॉलेज पास आउट होने के बाद में मेरे पास में कुछ जॉब के ऑफ़र्स भी थे, लेकिन शुरू से महत्वाकांक्षी होने के कारण मैंने इंजीनियरिंग में ही कुछ और करने के लिए सोचा। तो PSUs में अच्छा करने के लिए मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी 1 साल दिल्ली से, लेकिन PSU में भी अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में मुझे MTech के लिए IIT से और सब जगह से मेरे पास में ऑफ़र थे, लेकिन फिर मैंने फील्ड चेंज कर दिया और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने लग गया मैं। सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेरे पिताजी हैं वो सीनियर सर्जन है MS, और मेरी माताजी हैं वो गृहिणी हैं, और मेरे दादाजी जो हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन भी रहे हैं, और मेरी दादी जी हैं वो गृहिणी हैं। अच्छा सर, जिस दिन RAS का 13 जुलाई को रिजल्ट आया था उस टाइम उस दिन का कैसा माहौल था, उस दिन का जो एक्सपीरियंस था, और बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे, दोस्तों के कॉल आ रहे थे, उस दिन आपको कैसा लग रहा था? डेफिनेटली इस रिज़ल्ट का बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और उनमें से मैं भी एक था। तो जो रिएक्शन मुझे मिला मेरे दादाजी दादी जी का, मेरे माता पिता का और मेरे समस्त संयुक्त परिवार का, तो वो उससे सेटिस्फाइंग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। उनके चेहरे पर जो खुशी थी और मेरे सिलेक्शन होने की वजह से वो जो प्राउड उनकी आंखों में दिख रहा था, तो वो सेटिस्फेक्शन और कहीं पे भी नहीं मिल सकता मुझे। सर, आपकी फैमिली में क्या कोई RAS या सिविल सेवा की तरफ है, या फिर आपको इस तरफ मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेरी फैमिली में तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कोई दूर दूर तक नहीं है सिविल सेवाओं में, लेकिन मेरी फैमिली पूरी तरीके से एजुकेटेड है। मेरे फादर जो हैं वो सीनियर सर्जन है, और मेरा छोटा भाई जो है वो MBBS फाइनल ईयर में, मेरी छोटी सिस्टर जो है वो MBBS कंप्लीट हो गई है उनकी, और मेरी मदर भी ग्रेजुएट है। और मेरे जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में जितने सभी लोग हैं वो सभी लोग जो है वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो शुरुआत से मुझे एजुकेशन के प्रति और वो मोटिवेशन तो था ही, और जो सिविल सेवाओं के प्रति जो मोटिवेशन है वो मैंने खुद ने समाज में इतना देखा है कि एक सिविल सेवक को समाज जिन प्रतिष्ठा की नज़रों से देखता है और जिस सम्मान की नज़रों से देखता है, तो वो मैं भी अपने और अपने परिवार के लिए चाहता था। तो उसी मोटिवेशन ने मुझे इसकी तरफ धकेला। और दूसरा, ये जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ राज्य सेवा है, तो ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है, और लोगों को सीधा जो है वो हम समाज के विकास की जो धारा चल रही है उसमें मैं भी अपना कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊँ, तो वो मेरे दिमाग में था। तो इन 2 वजह से मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को चुना। सर, बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो सर उन्हें RAS के बारे में बताइए, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक का सफर बारे।
3 स्टेजेस होते हैं आरएस में। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, उसके बाद में मेंस, और जो तीसरा और अंतिम स्टेज होता है इंटरव्यू साक्षात्कार। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि वो सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं, रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको रोकने के लिए वो एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लगभग जो 200 मार्क्स है उसमें से 50% के अराउंड कट ऑफ रहता है। हमें इतना एम करना चाहिए कि हम 50% जो है वो क्रॉस कर सकें, तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसके मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन में कहीं भी आड़े नहीं आते हैं, तो उसके लिए तो नॉर्मल पढ़ाई की ज़रूरत ही होती है। उसके बाद में आता है मेंस का एग्ज़ाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अलग अलग नहीं हो सकती है, वो इंटीग्रेटेड तैयारी ही होती है। तो प्रीलिम्स मेंस का जो पेपर का पैटर्न है वो 4 पेपर होते हैं हमारे, 200 नंबर के, कुल 800 नंबर का मेंस होता है। तो मेंस के अंदर का जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है वो मेंस का होता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ना भी होता है और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होती है। और तीसरा स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। वो इतने सालों की जो पर्सनैलिटी और जो वो पूरा बन चुका है उसको थोड़ा सा हम शार्प कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैनर्स में उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। और बस ये 3 स्टेज हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा सिंसियरनेस और थोड़ी सी मेहनत से ये एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। अच्छा सर, स्पेशल प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। सर आपने स्पेशल प्रीलिम्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे ये इस वीक ये करना है या इस मंथ ये करना है, या फिर आपने प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की है? प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस उठाया था, और सिलेबस में मैंने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो अब केवल प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस में नहीं आता है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया था। और उसके बाद में मैंने शुरुआत तो जो मेरी हुई थी, मैंने 2017 में प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैंने शुरुआत तो मेरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से ही थी, लेकिन जब प्रीलिम्स में नज़दीक में था तो उस दौरान मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी शुरू की थी। और जैसे मैथमेटिक्स वाला या रीजनिंग वाला पोर्शन है तो उसमें एक RS अग्रवाल की बुक आती है, तो उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा मेन फोकस होना चाहिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लक्ष्य राजस्थान नाम की बुक आती है, और कोचिंग्स के बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं। तो मेरा सब कुछ का मिक्स था मेरा, मतलब मैंने कोई एक सोर्स फॉलो किया ऐसा नहीं है। मैंने सब सोर्सेज से थोड़ा जो मुझे समझ में आया, जितनी मेरी समझ थी तो उतना मैंने अडॉप्ट किया, और उसके हिसाब से मैंने अपना एक बाउंड्री तैयार की कि मेरे को इस बाउंड्री तक में रहना है। और तीसरा जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे सर्वे में से पूछे जाते हैं, नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस में भी। तो मेंस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा एक फील्ड होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का जो पिछले कम से कम 6, 8, 10 महीने का पीछे से शुरू करो तो जहाँ तक पहुँच सकते हैं 1 साल तक का, तो वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में अब आजकल बढ़ने लग गए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट में जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मैच कराना पड़ता है। वो सिलेबस हम 2-4 बार पढ़ते तो हमको समझ में आ जाता है। तो प्रीलिम्स की तो मोटी मोटी यही स्ट्रेटेजी है। सर मेंस की बात करते हैं। मेंस सबसे बड़ी, मतलब RS की सबसे मेन पॉइंट मेंस ही होता है, और मेंस के आधार पर आपकी रैंक भी बताई जा सकती है। तो सर मेंस में कौन कौन सी बुक लिस्ट, या प्रीलिम्स में जो बुक है वह मेंस में ही है, या प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी पड़ती है? प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं हो सकती है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ। जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी हैं और जो मेंस में भी है, वो उनको तो मेंस के अकॉर्डिंग और प्रीलिम्स का ध्यान रखते हुए ही करना होता है। उसके लिए अलग से प्रीलिम्स, अलग से मेंस नहीं हो सकता है। कुछ जैसे मैथमेटिक्स या रीजनिंग का मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ प्रीलिम्स में ही होता है, तो उसके लिए मेंस की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे योग है, स्पोर्ट्स और प्रबंधन है, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बिहेवियर है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में ही होते हैं हमारे, तो उसके लिए हमको सिर्फ मेंस ओरिएंटेड तैयारी ही करनी होती है। तो मेरा बेसिकली बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और मेरा राजस्थान की जो सिलेबस होता है उससे इतना ज़्यादा टच नहीं था, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और कोचिंग के नोट्स से मैंने अपना शुरुआत किया था। और कोचिंग के नोट्स से शुरू किया, सिलेबस मेरे पास में था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखता रहता था, तो उससे मेरे को समझ डेवलप होती थी कि अच्छा ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके की मेरे को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, तब मैं उस स्टेज पे पहुंच पाऊंगा।
तो वो एक था। दूसरा जो बुक्स हैं वो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी है उसके लिए महेश बंडवाल जो किताब है वो पढ़ते हैं, इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे बेस्ट है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रमेश सिंह या वहाँ से भी मैंने देखे हुए हैं कि हाँ ये टॉपिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में भी है तो मुझे देखने चाहिए। और बाकी अगर पॉलिटी की बात हो गई, बाकी जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका जो किसी भी कोचिंग का जो भी आपको लगता है कि ये अच्छी कोचिंग है तो उसके कंसाइज नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर वहाँ से उठा लें और उनको एक एक बार पूरा देख लें। और जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में, सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस ही हमें गाइड करता है कि हमें हमारा तैयारी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए जो NCERT है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें भी हैं तो उसमें जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो मैंने एक बार देख लिए थे कि ये टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में भी है, ताकि मैं ऐसा कुछ मिस ना करूं जो सबके पास में हो और मेरे पास में नहीं हो। तो यही पूरी स्ट्रेटेजी है मेनली। अभी बात करते हैं साक्षात्कार इंटरव्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि इंटरव्यू में किस प्रकार, मतलब हॉल में जाएं किस प्रकार लगेगा, मतलब बहुत सारे, तो इंटरव्यू की क्या तैयारी करनी पड़ती है या फिर अपने आप मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें? इंटरव्यू का पर्सन टू पर्सन बहुत डिफ़र करता है। जैसा कि मेरा एक्सपोजर बहुत था, मैंने बंसल क्लासेस में भी वहाँ कोचिंग की थी और उसके बाद में मैंने SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में भी मैंने वहाँ पे 4 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग की है, तो मेरा एक्सपोजर काफ़ी हो गया था। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू में शुरू में इतनी दिक्कत नहीं थी। उसके बावजूद भी मैंने कम से कम 25 से 30 मॉक इंटरव्यू दिए होंगे जयपुर में, अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से गाइडेंस लेने में। तो गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है अगर हमारे पास में, क्योंकि समय भी बहुत था, हमारे इंटरव्यू भी 2-3 बार जो है वो डिले होते चले गए थे और मैं ना तो कोई जॉब कर रहा था और ना ही कोई ऐसा कोई मेरे सामने एग्ज़ाम था कि मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने तो अपने आप को पूरा इसी एग्ज़ाम में लगाया हुआ था। तो मेरे लिए तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं किसी भी स्टेज पे खुद को लूज़ नहीं छोड़ सकता था कि या मेरे को आता है या मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा ये हूँ। तो मैंने पूरी मेहनत की थी इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यू के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, और जो एक्सपर्ट होते हैं कई सालों से इंटरव्यू को देख रहे हैं या कई सालों से इस प्रिपरेशन में लगे, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम किस प्रकार सामने वाले को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो सामने वाला बेहतर तरीके से बता सकता है। तो इंटरव्यू के लिए भी मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने तैयारी की थी, और मुझे लगता है कि जब आप उस स्टेज तक पहुँचे तो ज़रूर मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें। सर अभी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए कोचिंग जो मार्गदर्शक होता है कोचिंग, तो कितना % आप कोचिंग को वेटेज देना चाहेंगे? आपकी सफलता कितना % कोचिंग को वेटेज देना चाहिए, और क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और कोचिंग ज्वाइन करते तो किस टाइम ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मेरा राजस्थान के एग्ज़ाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मैंने बीटेक किया, उसके बाद में भी मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो उसमें राजस्थान का या ऐसा स्पेसिफिक जो हमारे RPSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं भी उसका योगदान नहीं है। तो मेरे लिए तो कोचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी। दूसरा, मेरी फैमिली में बहुत इतना क्लोज़ बड़ा भाई या कोई इतना क्लोज़ रिलेटिव भी सिविल सेवाओं के अंदर में रिसेंटली में किसी ने कुछ ऐसा नहीं था, टच में नहीं था, तो इसलिए मुझे तो ऐसा गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने तो कोचिंग ज्वाइन की थी। दोनों चीज़ें हैं, कोचिंग ज्वाइन करने में कोई बुराई भी नहीं है, और अगर आपको खुद से आपको भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, कि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, और बुक्स जो लिस्ट हैं वगैरह नोट्स हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, और डिजिटल जो क्रांति चल रही है आजकल, तो सब कुछ किसी के पास में जो है वो किसी का कॉपीराइट नहीं है कि ये मेरा ही है। सब कुछ मार्केट में बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और कहीं से गाइडेंस मिल रहा है तो गाइडेंस लेने में कोई बुराई भी नहीं है। सर कहा जाता है कि सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है, तो सर NCERT को किस प्रकार पढ़े और NCERT के नोट्स कैसे बनाएं? NCERT पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि NCERT जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हमें क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है वो सब हमें पता चलता है, और कंटेंट क्या होता है वो हमें सब पता चलता है। तो NCERT पढ़नी चाहिए, एक बार कम से कम हमें नज़रों से निकाल लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं है जो सबके पास में अवेलेबल है और हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो उससे 1-2 बार पढ़ने के बाद में समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाने, हमें कैसे बनाने, तो वो फिर हो जाता है काम। सर आपके नोट्स एक बार बता दीजिए किस प्रकार आपने बनाए हैं?
तो ये एक नोट जो है वो मेरे पास में है, ये राजस्थान की चित्रकला पर है कि इसका उद्भव काल जो है वो कब हुआ था और वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया था, स्वर्ण काल कब था, और ये पांडुलिपि चित्र जो है वो कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ओग नियुक्ति वृत्ति 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, फिर इसको किन किन भागों में बांटा गया, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढा ढाड़ोती। तो जो है वो पॉइंट वाइज पिन पॉइंट जो है वो मैं इसमें लिख लिया करता था कि क्या क्या होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं बार बार इसका रिवीजन करता था। तो सेंटेंस फॉर्मेशन मैं खुद से करता था, लेकिन कंटेंट जो है वो मुझे इसमें मिल जाता था। तो यही बेसिकली नोट्स फॉर्मेशन है। सर आरएएस की यात्रा बहुत लंबी है, मतलब अब तो आरएएस की यात्रा में अपने आप को आप मोटिवेट किस प्रकार रखते थे? हाँ बिल्कुल, आरएएस की यात्रा जो बहुत लंबी, जो ये एग्ज़ाम था वो भी 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो मोटिवेशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मोटिवेशन बाय फियर और एक होता है मोटिवेशन बाय डिज़ायर। तो मोटिवेशन बाय फियर भी था और मोटिवेशन बाय डिज़ायर भी था, क्योंकि फियर तो ये था कि मैंने और कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, मैंने तो अपना सब कुछ आरएएस के लिए प्रिपरेशन किया था, तो इसमें नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, तो वो फियर था, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। दूसरा अंदर से भी एक इच्छा थी कि ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ राज्य सेवा है, तो ये इस पद पर हर कोई पहुँचना चाहता है, तो वो भी मोटिवेशन था। बाकी फैमिली का इतना सपोर्ट होता है, हम मेरे साथ में, मैं बहुत ही खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे को पूरा इतना सपोर्ट था। और प्लस एक स्ट्रेटेजी होती है कंसाइज की, मंथली ये करना है, फोर्टनाइट ये करना है, वीकली ये टारगेट है और डेली का ये टारगेट है। तो इस तरीके से यदि डिवाइड किया हुआ है तो फिर फोकस होकर के उसी पे करना है और डेली का टारगेट अचीव करते हुए जाना है, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है उसी से मोटिवेशन मिलता है। टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे सुबह मॉर्निंग से लेकर और लेट नाइट तक? टाइम टेबल मैं ये कहूँगा कि सबका ये फिर से इंडिविजुअल होता है, कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं और सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो मेरा जो मेनली ये था कि मैं सुबह वाले टाइम में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता था। सुबह जल्दी उठ करके मतलब मेरी ये हैबिट थी कि सुबह उठते ही मेरे पास में कोई बुक होनी चाहिए, या मैं थोड़ा 10-15 मिनट तो कम से कम मैं बिस्तर से उठ के पढ़ कर के ही निकलता था। तो वो, और उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करने मैंने बहुत लेट की, लेकिन करने के बाद में मुझे उसके कुछ बेनिफिट भी पता चले कि आपके आसपास में सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं, रूम पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स वगैरह भी रूम पे जो है वो आप आ सकते हैं, आप कितना मना करेंगे, तो वो भी इंडिविजुअल होता है सबका। मैंने शुरू में लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन बाद में की तो मुझे उसके बेनिफिट भी पता चले। तो रूटीन मेरा बेसिकली यही था, मैं सुबह वाले में और दिन तक शाम तक मैक्सिमम पढ़ लिया करता था, और शाम को थोड़ा सा अपने एंजॉयमेंट के लिए रखता था, नॉर्मल घर वालों से बातचीत करना या फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत करना। तो यही बेसिकली